हेलो बच्चों। तो देखो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट टू, क्लास 10th का। देखो, मेरा 2 दिन जो स्किप हो गया उसके पीछे ना बहुत अच्छी स्टोरी है, बट मुझे लगता है वो मेरे एक्सक्यूजेस है जो होने नहीं चाहिए। उसके लिए सॉरी। हाँ, हालांकि 10th की वीडियोस में ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे, 9th के आ रहे हैं। बट ठीक है, बट जब मैंने प्रॉमिस किया है कि हम 9th 10th का नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम दोनों को साथ लेके चलना है, तभी हम नीट और जेई के लिए compete कर पाएंगे। ठीक है बच्चों। तो वेलकम टू द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट टू वीडियो। और इस वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। जिसने पार्ट वन नहीं देखा वो सबसे पहले पार्ट वन देख लो। ठीक है भाई। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। उससे पहले भाई आपको पढ़ना पड़ेगा कि होता क्या है। पहले लिखो इसको, ओपनिंग करो। इन अ केमिकल रिएक्शन, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट। मतलब मेरे अंदर ना ये आलसपना आ गया था कि नहीं यार, कोई फायदा नहीं है। बट मुझे याद आया कि मेरे 45 सब्सक्राइबर है और वो 45 सब्सक्राइबर मुझे ट्रस्ट करते हैं। जिस दिन, जिस वीडियो में मेरे 0 व्यूज आ गया ना, उस दिन मैं हटा, उस दिन मैं छोड़ दूंगा। मुझे कोई भी ये नहीं। लेकिन जब तक मेरे वीडियो में 1 व्यू रहेगा ना भाई, मैं तब तक डालूंगा, मैं तब तक डालता रहूंगा। तो खैर लिख लो। और बी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना। मैं उतनी ओपनिंग नहीं रखता क्योंकि मैं हुक क्रिएट नहीं कर पाता हूँ। फेस मैं जल्द ही दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास इंटरेक्टिव पैनल नहीं है और लाइटिंग उतनी अच्छी है नहीं जहां मैं हूं। तो इसकी वजह से नहीं करता कि भाई लाइटिंग भी नहीं है और ये है ना। और अपीयर फ्रॉम एल्स। तो समझते हैं क्या बात मैंने यहाँ पूरी लिखी है। काला। हम्म, तो देखो लिखा हुआ है क्या। इन अ केमिकल रिएक्शन, atoms of one element do not change into atoms of another element, nor do atoms disappear from the mixture और appear from themselves। जैसे एक रिएक्शन था, हमने बात की थी उस दिन, ये A प्लस बी फॉर्म सी या प्रोड्यूस सी। तो ऐसा नहीं होता कि केमिकल रिएक्शन में, कि जैसे लिखा है ना, एटम्स वन वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एटम। ये नहीं है कि ये ए जो है ये सी में मतलब या बी में चेंज हुआ है, ऐसा नहीं होता। ना ही ऐसा होता है कि कोई भी एटम डिसअपियर होता है। क्यों? इसके पीछे तो एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद कर लो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पार्ट वन में बताया था, तो वो पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ था इसमें। और जो क्लास 9th में आपने पढ़ा है ना, लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन में, लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शंस में पढ़ा होगा एक, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब ये जो मैंने ऊपर लिखा है वो कह क्या रहा है एक्चुअली में। वो कहता है कि कोई भी रिएक्शन हो, उसमें एटम जो है एक एलिमेंट का, जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, कोई भी एक एलिमेंट का चेंज नहीं होता दूसरे एलिमेंट में। और ना ही कोई एटम डिसअपियर हो जाता है मिक्सचर से, समझे, कहीं गायब नहीं हो जाता। अब केमिकल रिएक्शन फिर क्या होता है, लिखो भाई। लिखने पर फोकस रखना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम। हाँ जी। वो ना तो पुराने एटम, ना तो पुराने जो एलिमेंट है उसको ब्रेक करता है किसी, मतलब वो नए में कन्वर्ट होता है। ना ही ऐसा होता है कि कोई जो एटम है वो डिसअपियर होता है। केमिकल रिएक्शन क्या करता है? केमिकल रिएक्शन ब्रेकिंग, याद रखना, केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, एटम्स के बीच में ये खेल हो रहा होता है। मान लो जैसे कि ए प्लस बी है, तो ये तो नॉर्मल लिख दिया, इसको थोड़ा मिटाते हैं। मान लो ए टू बी है और यहाँ पर सी है। ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये जो पुराना बॉन्ड है ए के साथ जो बी लगा हुआ है, बी जो ए के साथ ऐसा है और सी है,
वो क्या होगा, डी अटैच हो जाएगा, ओ सॉरी, डी अटैच हो जाएगा और ये बना लेगा सी बी और ए को अलग कर देगा। यानी कि देखो जो बी था वो पहले ए के साथ था ना, ए के साथ था, देखो इधर ए इधर ए, लेकिन उसने उस पुराने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, और उसने ये जो बी था वो सी के साथ उसने नया बॉन्ड बना लिया। तो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग यानी तोड़ना एंड मेकिंग यानी बनाना बॉन्ड, यानी कि पुराने बॉन्ड तोड़ते हैं और नए बॉन्ड्स बनाते हैं। होपफुली इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करने वाले हैं बच्चों। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सबसे पहला जो है, हेडिंग डालो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले देख लूं रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि जितनी मेहनत है वो अगर खराब होगी तो क्या ही फायदा बचेगा। ठीक है, इस पे तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, एक पे हो रहा है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त को जाया करे। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उस दिन क्या हुआ था ना, मैंने दो पार्ट रिकॉर्ड कर लिए थे और इमरजेंसी में कुछ जाना भी पड़ा। मैंने वीडियोस डाल भी दी, बट वो वीडियो मुझे अंदर से ऐसा लगा, नहीं यार ये मैंने गलत किया। मैंने जब कह रखा है दो पार्ट में खत्म होगा, तो वो मुझे दो पार्ट में खत्म करना मेरी प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट यही है कि मेरी जिम्मेदारी है, बट वो मैंने नहीं किया, तो मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। तो केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ना डेफिनेशन लिख लो, और डेफिनेशन की कलर जो है हम रेड कर देते हैं इसमें। लिखो बेटा, रिएक्शंस इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर। और कल जो है वीडियो नहीं आएगी 10 की, रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर। कल 9th की आएगी, पॉलिनोमियल्स टू फॉर्म अ न्यू पॉलिनोमियल सिंगल प्रोडक्ट। तो देखो बेटा, ऐसे रिएक्शंस, अब तो मैं डिफाइन कर रहा हूं तो मैं ब्लैक ले सकता हूं। ऐसे रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा, यानी कि या तो ए बी हो या ए प्लस बी प्लस सी हो, मतलब मैं इसमें तीन ले रहा हूं। तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो, चार भी चलेगा, मैं तो बस एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, ए बी से सी बनाया और ए बी सी से एक डी बनाया। तो दो या दो से ज्यादा क्या है, कंबाइन, आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, या कंबाइन लिख लो, रिएक्ट कर लो, आपस में रिएक्ट कर जाते हैं ताकि एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। यहाँ पर प्रोडक्ट कितना बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, चलो वो समझते हैं। जैसे आपने क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेनी है, CaO। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, केमिकल नेम लिख लो, कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन जनरली इसको, इसका नॉर्मल जो नेम है वो है क्विक लाइम। क्विक लाइम है ना, ध्यान रख, क्विक लाइम। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये H2O के साथ रिएक्शन करता है। H2O क्या है, वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो क्या बनेगा, जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा इनका, तो बनेगा, ओ क्या कोई दिक्कत आ रही है, मुझे पता है, अच्छा चलो हटा दिया। तो क्या बनेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaOH होल ट्वाइस बनेगा। केमिकल नेम है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अभी मैं आपको डेफिनेशन से मैच करवाऊंगा इसको। इसको कहा जाता है स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम कहा जाता है। चलो मैं इसको डेफिनेशन से मैच करवा देता हूँ आपके। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, दो रिएक्टेंट होने चाहिए, एक रिएक्टेंट ये रहा, एक रिएक्टेंट ये रहा। ठीक है, एक दो या दो से ज्यादा भी होती थी, वो हमारे पास दो है। दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे, तो ये एग्जांपल सबसे आसान है। हाँ बेटा, इससे क्वेश्चन क्या आता है, सीबीएसई में हर साल क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में भी है, आ मेटल एक्स ऑक्साइड। ठीक है, कि भाई वो वाटर के साथ मिलके व्हाइट वॉशिंग में काम आता है। हाँ जी, ये जो है व्हाइट वॉशिंग में काम आता है हमारे। ठीक है, हमारे घरों में जो व्हाइट वॉशिंग होती है उसमें ये काम आता है, कैल्शियम ऑक्साइड व्हाइट वॉशिंग में काम आता है। और जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये कुछ ये वाला बना लेता है, देख लो, ये वाला रिएक्टेंट बना लेता है। ठीक है, और इसके साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सिर्फ यही नहीं बनाता, इसके साथ बनता है H2O। वो गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा थोड़ी देर, H2O बन जाता है। ओह सॉरी, H2O कह रहा हूं मैं,
हीट बनता है ना? हीट बन जाता है। इसके साथ हीट बनता है। तो अब मैं हीट को थोड़ा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ देखो, ये जो हीट बना है ना, यहाँ ध्यान से देखो, हीट बना है, वो किस साइड बना है? प्रोडक्ट साइड में बना है। किस साइड बना है? प्रोडक्ट साइड में बना है। अच्छा, तीसरा पेन भी हम रख सकते हैं क्या अपनी मर्जी का? ओके। ठीक है। प्रोडक्ट साइड में बना है। अब प्रोडक्ट साइड में बना है ना, तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है भाई? कुछ तो इंपॉर्टेंस बताओ। इसका कलर थोड़ा सा ना डार्क ग्रीन सेलेक्ट नहीं कर सकते? चलो, इंपॉर्टेंस क्या है सर? हाँ, इंपॉर्टेंस है। ऐसे रिएक्शन, हाँ दिख नहीं रहा, अच्छा, रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड अलोंग प्रोडक्ट, मतलब इस पेन को तो मैं ट्रायल में ले रहा था, हाँ देख रहा हूँ, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ पर ये है कि जो भी रिएक्शन एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्योंकि हीट क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। हीट की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी है, और जो भी रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन एनर्जी रिलीज करता है प्रोडक्ट के साथ, रिलीज मतलब छोड़ता है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सो मीन्स रिलीज, और थर्मिक मीन्स हीट। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। होपफुली मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है। इसका ऑपोजिट भी होता है, बट फिलहाल तो यहां पर रहते हैं हम। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है नेचर में। ठीक है। व्हाइट वॉशिंग में काम आता है। व्हाइट वॉशिंग में जब उसके बाद क्या काम आता है, ये व्हाइट वॉशिंग का मैं किस्सा भी बता देता हूँ, एक सेकेंड। व्हाइट वॉशिंग में काम आता है। तो व्हाइट वॉशिंग का कहने का मतलब है कि स्लेट सॉल्यूशन, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम H2O से डालते हैं, तो जो CaOH होल ट्वाइस बन जाता है ना, इसको व्हाइट पुट्टी की जाती है इसकी। इससे की जाती है, ये तो यूज होता है, ये तो यहाँ से स्टार्ट होता है, पानी में घोलते हैं इसको, फिर ये जो है पुट्टी की जाती है इसकी, इसकी पुट्टी की जाती है। तो पुट्टी करने के बाद 2-3 दिन बाद हम इसको छोड़ देते हैं। छोड़ते क्यों है कि जो एनवायरनमेंट में गैस है, CO2 गैस, उसके साथ ये रिएक्शन कर लेता है। वैसे तो एटमॉस्फेयर में सारे गैस है, बट ये CO2 के साथ रिएक्शन करके एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे रहा होता है वहां पर, तब बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले मैं इसका केमिकल नेम लिख देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट। मैं फैक्ट्स बता देता हूँ इसके भाई पहले तो, फिर बताता हूँ इस रिएक्शन में। जो संगमरमर होता है ना, जो संगमरमर होता है, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, संगमरमर को? हाँ, मार्बल जो होता है, वो, उसका जो फॉर्मूला होता है वो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। यानी कि जो ताजमहल बना हुआ ना भाई, वो किससे बना है? संगमरमर से बना है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। इतनी बात समझ में आ गए? ठीक है। तो ये सर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फायदा? तो बेटा देखो, इस रिएक्शन को जो है हम नीचे लिखते हैं रेड कलर से, ताकि इंपॉर्टेंस समझ में आए मैं क्या कहना चाहता था। यहाँ पर तो हो गया, पानी बन गया। उसके बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना आपका, जिससे आपने उसका CO2 रिएक्शन हो गया। तो CO2 रिएक्शन के बाद CaCO3 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसका कुछ नहीं। ठीक है। और H2O बनता है। तो आप ध्यान से जब देखोगे, व्हाइट वॉशिंग जब कराते हो, तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से उस पे कैसी व्हाइट शाइनी सरफेस, चमकदार सी व्हाइट सरफेस हो जाती है उसकी, चमकने लगता है भाई, है ना? और कभी कभी ध्यान से जाके देखना, वाटर ड्रॉपलेट्स भी दिखेंगे आपको, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। मैं ट्राई करता हूँ फोटो यहाँ लाने की, ताकि मैं आपको दिखा पाऊं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड। तो देखो बच्चे, मैं ले आया एक इमेज को, ध्यान से देखो इसको। तो ये क्या है? वॉल है जिसमें क्या हुआ है? व्हाइट वॉश हुआ है ना। अब थोड़ा विजुअल्स होगा तो समझ में भी ज्यादा आएगा। व्हाइट वॉश हुआ है, तो यहाँ ध्यान से देखो, व्हाइट चमक के बाद नहीं, ये वाटर ड्रॉपलेट से, ये उस केमिकल रिएक्शन की वजह से आता है। समझे इस बात को?
तो ये इंपॉर्टेंट है। ये भाई बहुत पूछा जाता है, सीबीएसई वाले तो खाने को तैयार है इसके लिए। नहीं आया ना 2026-27 में, किसी में भी आ सकता है। यूटी में आ जाए आपके, मिड टर्म में आ जाए, प्री बोर्ड में आ जाए, या बोर्ड में आ जाए, किसी एक में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये सरकारी क्वेश्चन है, कैसे नहीं आएगा? सरकार ने तो इसको एक्स्ट्रा अप्रूवल दे रखा है। तो दोस्तों मैं ऐसे ही क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूँ, और क्वेश्चन मार्क कर लेना अगर नहीं लिख रहे हो। और लेट के पढ़ाई नहीं होती तो नोट्स मेरे साथ साथ बनाते चलो भाई, देख लो। लेट के सिर्फ एक ही चीज हो सकता है ऑनलाइन, वो है रील्स स्क्रॉल की जा सकते हैं, या तो वो कर लो। मैं तो साफ कहता हूँ सिर्फ पढ़ने वाला ही आओ मेरे पास, ठीक है। और कुछ एक्सोथर्मिक पे बात कर रहे थे, तो एक्सोथर्मिक के थोड़े बहुत और एग्जाम्पल्स पे काम कर लेते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब जो हीट को बाहर देता हो, उसके एग्जाम्पल्स पे बात कर रहे हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल? हम दो ही एग्जाम्पल पे बात करेंगे। बर्निंग ऑफ कोल, वही जो कोयला जलाते हैं उसमें ये एक्सोथर्मिक होता है। कैसे एक्सोथर्मिक होता है? कार्बन बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होता है, कोयला जो कार्बन का एक्चुअल फॉर्म है, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है ना, मतलब जब जलाते हैं, तो बनता है CO2 गैस। एक तो कॉम्बिनेशन भी यही है, ऊपर से इसके साथ हीट भी निकलता है, तो ये आपका एक्सोथर्मिक भी हो गया, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा हमारा मीथेन, मीथेन भी इसी में देख लो, इसी का है। CH4 को जब O2 के साथ जलाते हैं, गैस फॉर्म होता है ना, CH4 मीथेन गैस, तो तब भी CO2 H2O और हीट बनता है, ठीक है। और एक होता है डिकम्पोजिशन, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जब हम सांस लेते हैं, तो ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का फेवरेट है, ठीक है। इस पे हम बात करते हैं। ये एनसीईआरटी का फेवरेट है, क्यों है भाई? एनसीईआरटी कई बार पूछ लेती कि वाई रेस्पिरेशन और डाइजेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आपसे पूछ लिया, आपको बताना है, बताओ क्यों है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या रीजन है? तो रीजन तो साफ है भाई। रीजन क्या है? साफ है। क्या रीजन है पूछेंगे, तो आपको ये बताना है इसमें कि देखो भाई, चाहे स्टार्टिंग करते हैं, पहले खाना माउथ में जाता है, फिर डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेस्ट होने के बाद वो किस में चेंज होता है? ग्लूकोज में चेंज होता है। तो डाइजेस्ट ग्लूकोज में चेंज होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन में कहाँ से आया? सेम है, रेस्पिरेशन के लिए भी सेम है और डाइजेशन के लिए भी सेम है। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ब्लड वेजल्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और रेस्पिरेशन से इसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। बात को समझना, यहाँ क्वेश्चन सेम है। रेस्पिरेशन से ये ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मतलब ये होता है C6H12O6। ये डाइजेशन का प्रोडक्ट था। ये कहाँ से आया? डाइजेशन से आया है, ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस से आया था। और रेस्पिरेशन से क्या आया? ऑक्सीजन आया। ये पूरा जो प्रोसेस है वो हो जाता है हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। तो अब जैसे ही वो रिएक्ट करता है, तो ब्रेक डाउन होता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। आप ध्यान से देखो, प्रोडक्ट किस साइड है? राइट हैंड साइड में। यानी कि आप यहां पर कह सकते हो डाइजेशन और रेस्पिरेशन considered as exothermic reaction, thermic reaction when glucose get oxidized, या आप लिख सकते हो कि the final product of digestion glucose get oxidized, it breaks into carbon dioxide, water with a large amount of energy, ठीक है, as product। इसीलिए इसको जो है कहा जाता है। अच्छा, इट ब्रेक्स की जगह इट गेट कन्वर्टेड इनटू लिखना है यहाँ पर, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, इट गेट कन्वर्टेड इनटू कर देना। ओके सर, समझ गया।
ब्रेक्स नहीं, इट गेट कन्वर्टेड इनटू, साउंड सही करेगा, इट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विद लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज प्रोडक्ट, इसीलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, काफी लंबी चौड़ी वीडियो होने वाली है, थोड़ी सी तो एटलीस्ट आज लंबी रहेगी, बट कोई बात नहीं, चल जाएगा, आपको समझ आ जाएगा आज का चैप्टर समझ। तो चलिए, यहां से हम पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये तो और ज्यादा लंबा है, और आपने तो दिन में 5 बजे देखना है बेटा, मैं शूट कर रहा हूँ 1:47 AM हो रहे हैं अभी एग्जैक्ट। ठीक है, मुझे अपलोड वगैरह शेड्यूल करने में 3 बज जाए। तो पहले डेफिनेशन, रेड पेन, 50 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कर दो। रिएक्शंस in which reactant reactions in which, oh, a single reactant लिखना है, a single reactant get converted into two or more products, two or more products are called decomposition reaction। आगे की लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, it is always carried by source of energy और energy, कुछ भी लिख सकते हो, या तो सोर्स ऑफ एनर्जी इस पे डालना पड़ेगा या एनर्जी डालना पड़ेगा। ऑल दो इनमें एनर्जी डालना पड़ता है तभी ये रिएक्शन होता है। तो रिएक्टेंट तभी हो, कहने का मतलब है कि ए एक सिंगल रिएक्टेंट है, उस पे कोई एनर्जी आपको देनी पड़ेगी या सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे उसे एनर्जी मिले, और वो कन्वर्टेड हो जाएगा बी और सी। ठीक है, तो इसको पहले डेफिनेशन को समझते हैं फिर बात करते हैं। देखो, रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट हो, रिएक्टेंट सिंगल हो, जैसे ए है, इसमें भी ए है, अब उसमें आपने कोई एनर्जी देनी है, और वो एनर्जी देने में ना, वो जो रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट बने हैं कन्वर्टेड इनटू टू, या तो दो, जैसे उसमें रिएक्टेंट दो होते थे, इसमें प्रोडक्ट दो होंगे, या तो दो से ज्यादा होंगे, जैसे इसमें तीन है, चार पांच भी हो सकते हैं। और साथ में इसमें खास बात क्या है कि इसको हमेशा या तो आपको सोर्स ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा जहां से ये रिएक्शन जो है एनर्जी के लेकर होता है, एक्सोथर्मिक जैसे देकर होता था, यहाँ रिएक्शन में एनर्जी लेकर होता है, या फिर आप डायरेक्ट एनर्जी दे सकते हैं। रियल एग्जांपल्स पे बात करते हैं। आपको 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है, फेरस सल्फेट, FeSO4। ठीक है बेटा, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट लेना है, और इस फेरस सल्फेट के साथ आपने क्या मिलाना है, ओ सॉरी, रिएक्टेंट तो एक ही होगा तो कुछ मिलाना नहीं है, आपने इसको हीट करना है बढ़िया तरीके। जब आप फेरस सल्फेट को हीट करोगे, अब वो क्या होगा कि वो डायरेक्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। इन दोनों गैस की स्मेल जो होती है वो पंजेंट होती है, मतलब इसमें इनकी जो उडार होती है, यानी कि इसमें स्मेल जो होती है वो ऐसी होती है। लेकिन सीधा नहीं होता, इतना सीधा मैंने लिख दिया है, बस आप यहाँ जो एरो देख रहे हो, ये क्या है, एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, तो यहाँ देखो राइट हैंड साइड में ध्यान से देखो, अगर आपको एरो दिखेगा यानी कि उस पे हीट है, अगर आपको आई दिखेगा या करंट लिखा दिखेगा तो आप समझ जाना उस पे करंट है, या आपको एच म्यू दिखेगा तो आप समझ जाना वो फोटो है, सनलाइट दे रहे हैं उसको। ये एनर्जी के सोर्स हैं, या उसके सिंबल्स होते हैं, या फिर एनर्जी जो दे रहे हैं हम वो होता है। लेकिन होता क्या है एक्चुअली में समझो, जब हम सबसे पहले हम दे रहे होते हैं FeSO4 फेरस सल्फेट, वो ना बेटा क्या होता है कि उसमें पहले से वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। FeSO4 जो होता है उसके साथ 7 क्रिस्टल्स ऑफ वाटर होते हैं। ठीक है, 7 क्रिस्टल्स ऑफ वाटर होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर जो है
फेरस सल्फेट जो है FeSO4 वो ग्रीन कलर का मिलेगा। कैसा मिलेगा? ग्रीन कलर का मिलेगा। जब आप इसको हीट करोगे, ठीक है ना? तो वो आपको क्या मिलेगा? जैसे ही आप इसको हीट करोगे, हीट कर रहे हो मतलब गर्म कर रहे हो, सबसे पहले ये अपने क्रिस्टल लूज करेगा। क्रिस्टल लूज करेगा मतलब ये अपने आप पास में से वो जो वाटर था वो एवोपोरेट करके हटा देगा। ये हो गया स्टेप वन। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि वो जो FeSO4 विदाउट क्रिस्टल बना है, वो फर्दर जब आप उसको हीट करोगे तब जाकर उसमें बनेगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, SO2 गैस और SO3 गैस, जिसकी स्मेल पंजेंट होती है, एक बदबूदार सी स्मेल आती है। SO2 और SO3 गैस जो है वो गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, जिसमें आप या तो पंजेंट स्मेल याद कर लो या बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर, बर्निंग सल्फर स्मेल आती है कि सल्फर जल रहा है, पटाखे जैसी। पटाखों में भी यूज होता है शायद, मुझे इतना ध्यान नहीं है, बट पंजेंट स्मेल का तो कंफर्म है। रोटन एग टाइप स्मेल समझ लो, सड़े हुए अंडों की तरह। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। लेकिन ऐसे रिएक्शन जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, उसको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब कहो सर इसकी डेफिनेशन। लिखो भाई, लिखो रेड पेन से लिखो। मुझे तो लगा मैं बहुत थक गया हूँ। रिएक्शंस इन विच इन विच रिएक्शन कैरिड बाय गिवन एनर्जी, यानी कि आप ऐसे रिएक्शन जो एनर्जी के साथ, एनर्जी हम दे रहे हैं तब चल रहा है, ऐसे को कहा जाता है कि भाई ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना? और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप देखोगे वो सारे के सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे, यानी कि उन सारे के सारे लोगों को क्या चाहिए होगा? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। चलो एंडोथर्मिक का मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने पिछले मतलब थोड़ी देर पहले कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था, याद करो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था। अब वो जो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था ना, कैल्शियम ऑक्साइड से याद करो बनाया था, मैंने कहा संगमरमर का वो बना हुआ है। तो अब अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर देते हो, यहाँ पे हीट कर देते हो तो पता है क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनेगा। CO2 गैस बनेगा। अब ये जो ट्राइंगल है, ये इस ट्राइंगल का मतलब क्या है? इस ट्राइंगल का मतलब ये है कि भाई ये ऐसा रिएक्शन है जो आपको हीट से हुआ है, और जो रिएक्शन हीट से कैरिड आउट हो रहा है उसको कहा जाता है थर्मोलिटिक, थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है भाई, याद रखना जो हीट से किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गई बात? हीट से कर रहा है मतलब वो थर्मोलिटिक होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली जो बात यहाँ ये है कि यहाँ हीट की वजह से ये रिएक्शन कैरी आउट हुआ है, तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक है नेचर में। कैसा है? एंडोथर्मिक इन नेचर। इसका मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हमने रिएक्टेंट में ही हीट दे दी थी या कोई भी एनर्जी हमने दे दी है। होपफुली इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो CBSE का एक और फेवरेट इसमें एंडोथर्मिक और हीट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो लिख लो। CBSE फैब क्या है? लेड ऑक्साइड का एग्जाम्पल वाला, लेड ऑक्साइड डिकम्पोजिशन। ठीक है, ऑक्साइड बनता है उसमें, है ना? उसमें होता क्या, आपने लेड नाइट्रेट लेना है। क्या लेना है? लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट लेना है।
अब इस लेड नाइट्रेट को आप जब लोगे और जब आप गर्म करोगे लेड नाइट्रेट, पता है क्या होगा? जैसे ही आप गर्म करोगे, इसमें सबसे पहले बनेगा पीबीओ, बैलेंस नहीं करा है मैंने, लेड ऑक्साइड बनेगा, साथ में बनेगा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, और साथ में बनेगा O2, जो कि होगा ऑक्सीजन, जो कि होगा ऑक्सीजन। स्पेशल बात पता है क्या है इसमें, कि ये जो ऑक्सीजन है वो स्पेशल नहीं है, लेड नाइट्रेट स्पेशल नहीं है। हाँ, ये डिकम्पोजिशन है, एंडोथर्मिक है, लेकिन एक्चुअल में NO2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये रिएक्शन होता है ना, इसमें से कौन सा फ्यूम निकलता है? ब्राउन कलर की फ्यूम, यानी कि ब्राउन कलर का धुआं निकल रहा हो। क्या निकल रहा होता है? ब्राउन कलर का धुआं, फ्यूम मतलब धुआं निकल रहा होता है। तो इस रिएक्शन को थोड़ा इंपॉर्टेंट मानना, ठीक है? ये सीबीएसई वाले बहुत ज्यादा पूछते हैं। अ, ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये कौन से टाइप का है? तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में है, ये भी आपका हो गया, कौन सा हो गया? बताओ बताओ बताओ, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, कौन सा वाला है ये? तो एक्चुअली में जो ये है, वो हीट से हो रहा है, और हीट से जब हो रहा है, जब कोई जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट से होता है, यानी कि उसको क्या कहा जाता है बेटा? उसको कहा जाता है थर्मल थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन, है ना? अब यहाँ स्क्रीन में जो इमेज दिख रही है ना, मैं आपके लिए कॉपी करके ला रहा था इतनी देर से। क्या दिखा रहा था कि एक सर है जो एक्चुअली में लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और उस लैब एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो, थोड़ा राइट हो जाओ सर। तो आप ध्यान से देखोगे तो उनके हाथ में जो है ना, ये इन्होंने पहले क्या करा था, लेड नाइट्रेट लिया था, और लेड नाइट्रेट को बर्नर से गर्म कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं बर्नर से। तो ये देखो, ध्यान से देखोगे, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो यहां से कैसा फ्यूम निकल रहा है? ब्राउन फ्यूम निकल रहा है, और ब्राउन फ्यूम कौन है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। होपफुली इतना समझ में आ गया हो, ठीक है? और मैं लिटिक का मतलब बताता था, थर्मो का मतलब तो आपको हीट पता चल गया, लिटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का तो समझ गए, थर्मोलिटिक मतलब जिस डिकम्पोजिशन को हीट कैरिड आउट कर रही है। चलो, अगले टाइप का एग्जांपल है, क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों से नहीं कहा कि सब्सक्राइब कर लो, बट अब मैं कह रहा हूँ कर लो यार, ठीक है? कर लो। और सिर्फ हम यहाँ पर इसके लिए नहीं पढ़ते कि हमारा 9th और 10th निकल जाए, है ना? हम पढ़ रहे हैं नीट और जेई के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं? नीट और जेई के लिए। एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उसका डायग्राम उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वो इमेज कॉपी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पाऊँ। ठीक है, अब मैंने कॉपी कर लिया है, ध्यान से आप इसको देखोगे, ध्यान से, तो ध्यान से ये दिख रहा है, ये जो रिएक्शन है ना, एक्चुअली में बेटा, ये रिएक्शन है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, इलेक्ट्रिसिटी करंट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है, और उसका सोर्स क्या है? ये 6 वॉट का जो बैटरी है ना, 6 वॉट बैटरी, ये एनर्जी सोर्स है। अब हो क्या रहा है एक्चुअली, मैं बता देता हूँ कि आपको ये सब करना है, खामो खा का एक मग्गा लेना है, उसके बेस में यानी कि पेंदे में, ये जो पेंदा है उसमें 2 होल कर रहे हैं। अब 2 होल क्या करने की, ये लगाना है, ये जो दिख रहा है ना ये आपको, ये मैं जो इसको पिंक पिंक थोड़ा सा कर रहा हूँ, ये कार्बन रॉड होता है ना, कार्बन रॉड, ग्रेफाइट की कार्बन रॉड होती है, उसको लगाना है आपको। और उसमें क्या करना है, उन कार्बन रॉड को यहाँ पर रबड़ स्टॉपर की, पानी बाहर ना निकल जाए, ये रबड़ स्टॉपर होता है ये, ठीक है, पानी बाहर ना निकल जाए, और उनको आप एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, एनोड हमेशा पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, इसको बैटरी के साथ आपने अटैच कर दिया। और ये जो टेस्ट ट्यूब लगे हुए हैं ना, इसमें जो लेवल पानी है, पानी का जो लेवल है ना, ये लेवल है पानी का, एक उससे ज्यादा लेवल में आपको टेस्ट ट्यूब में पानी भरना है। अब होगा क्या इससे? और हाँ, इस रिएक्शन में हमें डालना पड़ता है H2SO4। अब पूरी एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा कि भाई H2SO4 डालते क्यों है, ठीक है?
जब मैं खुद 10th में पढ़ता था मुझे खुद नहीं पता कि H2SO4 डालते हैं क्यों है। तो मैं बता देता हूँ, H2SO4 इसलिए डालते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आयनाइजेशन हो, ठीक है, डिसोसिएशन हो, आयंस ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, आयनाइजेशन यानी आयंस ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, और आयन ज्यादा से ज्यादा बनेंगे तो करंट फ्लो ज्यादा सही रहेगा, यानी कि करंट ज्यादा अमाउंट में चल सकता है, क्योंकि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आयनाइजेशन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इसीलिए H2SO4 ऐड किया जाता है। H2SO4 is added to this reaction to increase the ionization, to increase the आयनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करने वाली चीजें हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी वाले नहीं लिख रखा, लेकिन सीबीएसई वाले पूछ लेते हैं क्यों डाला जाता है। अब उसके आगे की महाभारत में आओ कि भाई अब आप ध्यान से जब देखोगे, और ध्यान से जब देखो, ये ध्यान से देखो, इस पे एक बबल है, इसमें भी बबल है। हुआ क्या है एक्चुअली में, ये जो H2O था, ठीक है, H2O में आपने क्या करा है, बढ़िया तरीके से ना करंट पास कर दिया। अब जब करंट पास किया है तो मैंने बताया था आई लिखते हैं करंट के लिए, करंट पास किया है, तो करंट पास करने से बेटा क्या हुआ कि ये जो H2O था वो डिसोशिएट हो गया H2 और O2 में, ठीक है। तो इसको थोड़ा बैलेंस कर देता हूँ ताकि मैं आपको कुछ इस पे समझा पाऊँ, H2 और O2 पे, ठीक है। H2 और O2 में जब डिसोशिएट हुआ ना बेटा, इंपॉर्टेंस क्या है कि इन दोनों का ना कोफिशिएंट देखो, H2 का कोफिशिएंट 2 है, O का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। तो इसका मतलब जब H2O ब्रेक डाउन होता है ना, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में होता है। और याद रखना, एनोड में दिखेगा नहीं, ब्लैक में ब्लैक, एनोड में मैं लिख देता हूँ, एनोड में आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। एनोड में हाइड्रोजन गैस, ओ सॉरी, एनोड को मैंने यहाँ माइनस दिखा दिया था, सॉरी सॉरी, सॉरी प्लस दिखा दिया था, माइनस होता है, और कैथोड प्लस होता है ना। एनोड माइनस होता है, कैथोड प्लस होता है, इसीलिए एनोड में हाइड्रोजन दिखता है, क्योंकि ये माइनस होता है और हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव यहाँ अपने आप को प्लस चार्ज की तरफ दिखा रहा होता है, ठीक है। वहीं कैथोड जो होता है वो प्लस होता है, और उसमें ऑक्सीजन वो हो रहा होता है, इकट्ठा हो रहा होता है। और इनका जो रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो आपको पानी के फॉर्मूले से ही पता होना चाहिए कितना होता है, नहीं तो मैंने यहाँ कॉफिशिएंट भी दोनों का मार्क कर दिया है, 2:1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 में हो रहा होता है, हमेशा के हमेशा जब भी ब्रेक डाउन हो रहा हो, ठीक है। अब आप इसका टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है तो यस लिख दो, ठीक है। मैं बिल्कुल थक गया हूँ, थोड़ा सा मैं सांस ले लेना चाहता। यस, आई एम बैक बच्चों, पानी पी लिया है, और एक इमेज आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। ये जो है स्क्रीन के सामने, ये देखो, ये सनलाइट से हो रहा है, दिख रहा है ना, सनलाइट आ रही है खिड़की से। तो जो सनलाइट होती है ना, उन डिकम्पोजिशन को, रिएक्शन को कहा जाता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसकी वजह से हो रहा है, फोटो, फोटो यानी लाइट की वजह से हो रहा है, ठीक है, लाइट की वजह से हो रहा है। अब इसके लिए जो एग्जांपल है, ये जो बर्तन है इसको चाइना डिश कहते हैं, और इसमें जो रखा है वो सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, AgCl है, AgCl है। और इस सिल्वर क्लोराइड की जगह सिल्वर ब्रोमाइड भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि AgCl ही हो, AgBr भी हो सकता है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो जब ये AgCl पे सनलाइट पड़ती है, यूवी, सनलाइट के लिए हम यूवी लिखते हैं, फोटोलिटिक के लिए, तो ये Ag+Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, Cl2 जो है क्लोरीन गैस होता है, ठीक है। AgBr में भी सेम टू सेम है कि वो Ag+Br2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है और हवा में चला जाता है। और इन दोनों में एक खास बात क्या होती है कि वो जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड होता है, दोनों का कलर जो है वो चेंज होके कैसा हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में तो व्हाइट होता है, लेकिन इस रिएक्शन के बाद इसका कलर जो है वो ग्रे हो जाता है, नोट करके रख लेना, ठीक है। अब इसका जो यूज होता है, इसका जो यूज होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। लेकिन एनसीईआरटी इतना सिंपल लिख चुकी है, बट सीबीएसई वाले आर वेरी क्लेवर,
They always ask why silver compounds? Why silver compounds kept in डार्क कलर्ड बॉटल्स? क्यों भाई? डार्क कलर्ड की बोतल में क्यों रखते सिल्वर कंपाउंड? आपने कहोगे सर अभी तक तो आपने ये बात कहीं बताई नहीं कि डार्क कलर की बोतल में क्यों रखते। तो भाई बुक में भी यही है, कहीं नहीं बताया कि क्यों रखते हैं, मुझे नहीं पता। बट मैं आंसर बता, बिकॉज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सिल्वर कंपाउंड्स आर लाइट सेंसिटिव। ये जो सिल्वर कंपाउंड्स है ना सारे के सारे, वो लाइट सेंसिटिव है। तुरंत उठ के भागते हैं कि भाई मैं तैयार हूँ रिएक्शन करने के लिए। आर लाइट सेंसिटिव, दे ऑलवेज रेडी, दे विगरसली, विगरसली स्पेलिंग नहीं आती, विगरसली मतलब तुरंत, रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट होगा तो तुरंत रिएक्शन कर देते हैं, है ना, तुरंत बेचारे डिकम्पोज हो जाते, देख लो एग्जांपल दे रखा है मैंने। तो इसीलिए उनको डार्क कलर के बॉटल्स में रखा जाता है, या फिर ब्लैक कलर की पेपर के अंदर उनको रखा जाता है। ठीक है, होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और काफी लंबा वीडियो हो चुका है। और क्या इसका पार्ट 3 लाना चाहिए, या मैं आज यहीं एंड कर दूं? बट चलो देखते हैं, मतलब कितना दूर तक हम जा सकते हैं इसके साथ। लेट्स चेक इट आउट। अगला जो रिएक्शन है वो आसान है। आसान का मतलब क्या है? तीसरा टाइप का डिकम्पोजिशन, सॉरी, तीसरा टाइप का रिएक्शन जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चलो लिखो। टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो एटलीस्ट हो जाए आज। अगर पूरा मतलब दो ही पार्ट डाल रहा हूं मैं, तब भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो जाए चाहिए। तो रिएक्शंस डेफिनेशन, इन विच सिंग इन विच लेस रिएक्टिव मेटल, सॉरी, मोर रिएक्टिव मेटल displace less reactive metal from its compound। ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझो, मतलब मैं किसी को ना ऐसे इससे टारगेट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं नॉर्मल सी बात समझा रहा हूँ कि ए जो है बी के साथ रहता है, और सी ए का अलग है, बट सी जो है थोड़ा रिच है। तो सी रिच है और ए थोड़ा पुअर है। तो यानी कि सी ज्यादा स्टेबल है बी ए से। तो ये जो बी है ना, ये इस ए को छोड़ देगा और क्या करेगा, सी के साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, और ए को अलग कर देगा। वैसे ही रिएक्शंस जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी। तो आपको जो आप लोगों की रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है वो चैप्टर नंबर 3 में है, वहां से याद कर लो। जो मैं लिख देता हूँ, कटरीना ने कार मंगाई, एल्टो, जैन, फरारी, फिर भी है, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर बॉडी। ये मतलब एक मतलब हमने एक राइमिंग टाइप का समझ लो कि वो बना रखा है, तो उससे पता चलता है। मतलब याद कर रखा है। तो के स्टैंड फॉर कटरीना, बट इधर पोटेशियम। लैग कर रहा है यार ये भी। एक सेकंड, एक सेकंड मालक को, मतलब इसकी तार इधर उधर करनी पड़ती है कभी कभी। तो के स्टैंड फॉर कटरीना, एंड हमने जिसमें याद रख रखा है, कोई कोई करीना भी कह रहा था, तो वो पोटेशियम है। ने, कटरीना ने, तो ये होता है सोडियम। ठीक है, कार, कैल्शियम, मंगाई, मैग्नीशियम। मजा नहीं आता यार, बीच में ऐसा हो जाता है ना, लैग करने लगता है, अच्छा नहीं लगता। ऑल्टो, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम।
जैन गाड़ी होती है क्या? मुझे नहीं पता। जिंक फरारी तो गाड़ी होती है, आयरन। फिर भी जो है वो लेड है, वो पी भी है ना, तो फिर भी एच हाइड्रोजन है, फिर भी है। क्यू कॉपर, सी यू क्यू। मिली मरकरी है, इसके लिए एच जी। सिल्वर, ए जी तो सिल्वर है ही है। और ओडी यानी कि गोल्ड, ए यू गोल्ड। ऐसे याद रखा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है। ये कहाँ? ये मतलब मेरे से नहीं आ रहा। अरे यार, एक लाइन सीधी नहीं खींच सकता मैं। हाँ, ये ऊपर की तरफ। यानी कि अब रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूं मैं इसका। होता गया है इसमें कि जैसे जैसे कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है। ठीक है। और उसका रिएक्शन, अगर कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हमें Fe के साथ कर दिया। ठीक है। अब देखो Fe कहाँ है, ये रहा। रैंक देख लो, 1 2 3 4 5 6 7th रैंक पे है। और कॉपर कहाँ है, ये देखो, 8th 9th 10th रैंक। तो Fe ज्यादा पावरफुल है, कॉपर कम पावरफुल है। ये तो सोच के मर जाएगा बेचारा, मैं कम पावरफुल हूँ यार, क्या करूंगा जी के। तो ये क्या होता है कि जो है इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, इसके जो साथ में SO4 है। तो ये FeSO4 बना लेता है। कॉपर मस्त अपना अलग हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसकी एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है। अब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आप एनसीईआरटी का जब पेज खोलोगे ना, उसमें आपको एक डायग्राम मिलेगा। वो डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट जो है वो मैं अटैच करता हूँ इसमें, क्योंकि मुझे फोटो कॉपी करनी पड़ रही है। पेस्ट करता हूँ, चलो। नहीं नहीं, थोड़ा इधर आ जाओ। वो भी अपने को दिखाना है बाहर लोगों को। लैग कर रहा है थोड़ा बहुत। ओ, ये रखा हुआ है मेरा पेन, राइटिंग पैड पे रखा हुआ है, तो राइटिंग पैड काम करना बंद कर देता है भाई। हम्म, आ थोड़ा नीचे डिस्प्लेसमेंट भी तो दिखना चाहिए, बच्चा समझेगा कैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रहे भैया। या क्या बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये देखो, डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ गई, लेकिन कहानी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में ये अलग तरीके का डायग्राम बना रखा है, नहीं है? एनसीईआरटी में देखो, मैं बताता हूँ कैसे बना रखा हूँ। सबसे पहले एक कंटेनर ले रखा होगा। डायग्राम में हंस लो मेरे। और उसमें डाला हुआ है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है भाई? ब्लू। क्योंकि कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉयल कहते हैं। ब्लू कलर का होता है CuSO4। ये देखो रिएक्शन में यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है CuSO4। अब उसमें हमने क्या करना है, एक नेल को डाल दो, बिल्कुल शाइनी सा नेल, अभी अभी जैसे लेकर आए हो, बांध कर डाल दो, डिप कर दो। ये देखो आयरन नेल। ठीक है। Fe। अब मैंने यहाँ बता दिया था Fe भाई 7th रैंक पे है, ज्यादा पावरफुल है। कॉपर 10th पे है। ले लात घुसे भाई, सल्फेट के साथ तू रहेगा, भग यहाँ से। और फिर क्या होता है कि ये थोड़ी देर बाद ना, थोड़ी देर बाद ये कॉपर सल्फेट, अब कॉपर सल्फेट नहीं रहता, वो सिर्फ कॉपर हो जाता है। और उसका बेचारे का कलर कैसा होता है? ब्राउन सा हो जाता है। देख रहे हो, नीले से ब्राउन पड़ गया बेचारा। और ये जो आयरन था, ये ग्रीन हो गया भाई। ये जो आयरन था, ये क्या बन जाता है? आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट कह लो। आयरन सल्फेट बन जाता है। और इसका कलर ग्रीन हो जाता है। तो रिएक्शन में याद रखना, कॉपर सल्फेट ग्रीन कलर, ब्लू कलर का था। अरे यार, भैंस की आंख, कॉपी पेस्ट हो गया, 2 3 बार हो गया। भैंस की आंख मतलब भैंस की, उससे जब आया भैंस की आंख। ठीक है। तो इरेजर यूज कर लेता हूँ भाई, नहीं नहीं काट देता हूँ मैं। कॉपर सल्फेट कैसा था? ब्लू था। रिएक्शन हुआ,
फेरस सल्फेट कैसा बना, ग्रीन। भाई कलर का बहुत इंपॉर्टेंस पूछते हैं, इसलिए, नहीं तो मेरा मन नहीं है कुछ लिखवाने का। ब्राउन कलर का होता। ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा, प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो नीचे लिख दो, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा जिस वीडियो में मौका मुझे मिल जाए। मुझे लग रहा है मैं आज तक की सबसे लंबी वीडियो बना रहा हूँ इस चैनल की। ठीक है भाई। ओके, फाइनली लेट्स मूव टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो एक बार डिस्प्लेसमेंट होगा, अब अपने ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना है जिसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट होता हो। मतलब मेरी बहुत नीचे फाइल खुली हुई है शायद, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत दे रही है। अब नहीं है, अब तो सॉफ्ट काम कर रही है, तब बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना भाई साहब, उसकी डेफिनेशन लिखो। रेड पेन से लिखो भाई, मैंने कहा है। अरे रेड ही है क्या, ओके। लिखो भाई, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, exchange of ions are called double displacement reaction, डीडी रिएक्शन। हाँ भाई, एक और बात, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कहीं कहीं पे ना सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। सिंगल रिएक्शन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पढ़ाया नहीं, पढ़ाया नहीं, पढ़ाया नहीं। कहाँ से पढ़ा दूं, पढ़ा तो दिया, सेम होता है। अब इसमें देखो, एक कंटेनर है, मतलब वही टेस्ट ट्यूब है भाई, कंटेनर कह रहा था। उस पे है हमारे पास सोडियम सल्फेट, NO2SO4। अब उस सोडियम सल्फेट को हमने मिक्स कर दिया किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2 में। अब हुआ क्या, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन का है ना, मैंने डेफिनेशन को ही एग्जांपल से समझा दूंगा। तो ये जो Na2SO4 है ना, ये आयंस में चेंज होंगे। Na प्लस में चेंज होगा, SO4 2 माइनस में चेंज हो जाएगा, PaCl2 Pa2 प्लस में चेंज हो जाएगा, Cl माइनस में चेंज हो जाएगा। और ये आपस में एक दूसरे के साथ कहेंगे चलो अब हम आपस में बदला बदली कर लेते हैं। यानी कि Na जो पहले SO4 के साथ रहता था, कहता ना जी, अब हम किसके साथ रहेंगे, Cl के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर जो बनता है वो बनता है NaCl। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और ये जो बी ए पहले Ba जो था वो पहले Cl के साथ जो रहता था वो SO4 के साथ रहने लगेगा, तो यहाँ बन जाएगा BaSO4। तो सिंपल इसका एग्जांपल अगर देखो, AB+CD अगर है तो वो बनता है A के साथ D और B, सॉरी, C के साथ B। क्योंकि हमेशा मेटल आगे होता है ना, तो A और C को आगे ही रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर Na आगे रखा है और फिर BaSO4। चलो इस एग्जांपल को ही वापस लिख लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा और थोड़ी इंफॉर्मेशन है। तो Na2SO4 जब रिएक्शन करता है BaCl2 के साथ, तब बनता है आपका NaCl और BaSO4। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सिंपल सी चीज थी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं थी। तो ये जो BaSO4 बना है ना, ये बना है व्हाइट पीपीटी। अब पीपीटी की कहानी ना मैंने पहले पार्ट में ही सुना रखी है, व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है। ठीक है, प्रिसिपिटेट क्या चीज है सर, ये नहीं, प्रिसिपिटेट है कौन सी चीज। तो भाई प्रिसिपिटेट सब एक ऐसा सब्सटेंस है जो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, पानी में घुल नहीं सकता वो। तो ऊपर क्लाउड की तरह होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल नहीं सकता। सीबीएसई वाले को सीधा सीधा ये सवाल पूछ लो ना, व्हाइट पीपीटी नहीं, तुमसे ये नहीं पूछेंगे। सीबीएसई वालों ने कहा है मैं क्यों पूछूं ये, मेरा क्या मतलब है, मैं तुझसे कुछ और पूछूंगा कि बता लेड नाइट्रेट, ये एनसीईआरटी में है भाई, ये एनसीईआरटी में है और अभी पहले वीडियो में भी कराया। पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या ये के है, इस NO3 के साथ सेट हो जाएगा, KNO3 बनाएगा। और ये जो आई है वो पीबी के साथ, तो PbI बनाएगा। तो ये जो PbI बनाएगा, लेड आयोडाइड जो बनाए, ये जो है ये येलो पीपीटी बनेगी। ओह सॉरी ना, इस अच्छा वो थे। हाँ, और पीपीटी को ना नीचे के एरो से शो करते हैं, तो PbI को ऐसे
येलो कलर की पीपीटी बनाएगा। और मैंने उस पे बता दिया था कि एनसीईआरटी वाले इस पे भी नहीं रुकते, सॉरी सीबीएसई वाले। सीबीएसई वाले सीधा पूछते हैं, लेड नाइट्रेट नहीं था, क्या करोगे तुम? लेड एसीटेट होगा भाई। मतलब लेड का सामान चाहिए ना, लेड एसीटेट होगा तब भी काम हो जाएगा। अगर लेड नाइट्रेट नहीं है, लेड एसीटेट में भी आपका काम चल जाए। तो होपफुली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा। और ये अब 2:22 हो गए हैं। मैं थक गया हूँ भाई साहब, मैं इतना थक गया हूँ कि 55 मिनट की वीडियो बनी है, उसमें भी मुझे लग रहा है 5 घंटे हो गए। लेकिन खैर, हमें हार नहीं माननी चाहिए। एक बंदा भी देख लेगा ना तो मैं खुश हो जाऊंगा। थोड़ा ना, थोड़ा सा ज्यादा है मेरे हिसाब से, बट ज्यादा अब बचा नहीं है। तो क्या एक और पार्ट बनाया जाए इसका? ठीक है। ऑक्सीडेशन, देखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ही एक आता है ऑक्सीडेशन। मुझे लग रहा है आज मेरा लक साथ नहीं देने वाला, जिस तरीके से मेरा लैपटॉप काम कर रहा है। चलो, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन लिखो। गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। किसी रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट ने अगर क्या करा कि अपने पास ऑक्सीजन गेन कर लिया, जैसे सीधा O2 के साथ रिएक्शन करके CO2 बना लिया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है। या हाइड्रोजन किसी तरीके से रिमूव कर दो अपने पास से, किसी भी तरीके से हाइड्रोजन रिमूव कर दो। दो कंडीशन है, या तो ऑक्सीजन को गेन कर लो, ऑक्सीजन बढ़ा लो, या हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, तब जाकर वो ऑक्सीडेशन होता है। द सब्सटेंस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, द सब्सटेंस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। यानी कि हम यहां पर नीचे कह सकते हैं कार्बन गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब ये खेलना थोड़ा बहुत झोल वाला है भाई। ठीक है। इतना लिखा, चलो उसका ऑपोजिट जो होता है उसको कहा जाता है रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऊपर क्या था? लॉस ऑफ हाइड्रोजन था ना। गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, उल्टा, फुल टू फुल उल्टा। The substance is said to be reduced, is said to be reduced, said to be reduced। कहोगे कैसे पता चल रहा है सर? अरे देखो, जब CO2 है ना, वो H2 से कंबाइन करता है, मतलब आप आगे पढ़ेंगे तो C6H12O6 बन रहा होता है बैलेंसिंग वगैरह करके। तो ये CO2 ना रिड्यूस हो गया, किस पे रिड्यूस हुआ है? ग्लूकोज। H2 ऐड हो गया ना, उस पे H2 था नहीं। तो अगर किसी भी चीज में हाइड्रोजन ऐड हो जाए या ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो वो भाई रिडक्शन होता है। और जो रिड्यूस हुआ है ना, जिसका रिडक्शन हुआ, रिड्यूस हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन की कंडीशन क्या है लिख लो, और रिडक्शन की कंडीशन क्या है शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, तो दोनों समझ में आ जाएगा। ऑक्सीडेशन में क्या प्लस होना चाहिए भाई? ऑक्सीजन। और माइनस होना चाहिए हाइड्रोजन। सिंपल। रिडक्शन में क्या प्लस होना चाहिए? हाइड्रोजन। और रिमूव क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। अरे जहान भर का चलो फिर दूर कर देते हैं इस एग्जाम्पल को, मतलब इस धारणा को कि भाई इतना सिंपल कैसे। ध्यान से देखो, जब आप कॉपर पाउडर लो, कॉपर पाउडर लिया, Cu लिया, मस्त उसको ऑक्सीजन के साथ जला दो, फटाक से जल जाएगा ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड। अब देखो, ध्यान से देखो, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, प्लस ऑक्सीजन हुआ है। तो हम इसके बिहाफ में लिख रहे हैं कॉपर गेट ऑक्सीडाइज्ड। किसमें ऑक्सीडाइज हुआ है भाई? अरे यार, ऐसा लग रहा है फ्रेंच लिख रहा हूँ। मिटा मिट मिट फ्रेंच, सॉरी, कॉपर गेट ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है इनटू कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में हुआ है।
मस्त। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये तो आपने बताया था। बताया था भाई, बताया था। पानी पी लिया। चलो, एनर्जी थोड़ी सी 1 ग्राम आ गई। अब हमने क्या था, ये जो कॉपर ऑक्साइड बना, मस्त, पहला स्टेप लिख दो। कलर चेंज करना पड़ेगा। दूसरे स्टेप का अलग सिग्निफिकेंट है, तीसरे का। ये जो कलर, ध्यान से देखना भाई। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है ना, सीओ, इसको हाइड्रोजन के साथ अब रिएक्शन करा दो। तो आप जब ध्यान से देखोगे, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तब ये बनेगा कॉपर अलग, H2O अलग। कहोगे सर इसमें क्या बात है? इसमें लाले जो बात है ना, जो मैं बता दूंगा, देख ध्यान से। क्या था? कॉपर ऑक्सीजन था, कॉपर ऑक्साइड था। यहाँ क्या हुआ? हो, ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ पर तो रिडक्शन हो गया। ठीक है, ठीक है, रिडक्शन हो गया। आप यहाँ पर पहली स्टेटमेंट लिखोगे, कॉपर ऑक्साइड, यार हाथ में भी दर्द होने लगा, गेट ऑक्सीडाइज इनटू, सॉरी, रिड्यूस्ड इनटू कॉपर। बहुत बढ़िया। अभी कहानी में ट्विस्ट देखो, हाइड्रोजन है ना, उसने अपने ऊपर ऑक्सीजन को ले लिया, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट भी बनेगी, हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज। अरे प्रॉब्लम दे रही है यार अब। इनटू वाटर। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? मैंने ये नहीं बताया कि दोनों साथ में हो तो क्या कहा जाता है। तो बेटा, रिएक्शंस इन विच, रिएक्शंस इन विच थोड़ा हैंडल कर लेना। अरे, मान जा। रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, साथ साथ हो रहा है ना, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, आर known as ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, देख रहे हो कितना लैग कर रहा है। और रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही नहीं, उसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। खत्म हो गया ये एक्सरसाइज? खत्म नहीं हुआ बेटा, खत्म अभी हम हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जिंक ऑक्साइड का। ये जो कोरोजन और रेंसिडिटी है, ये भी खत्म ही करवा देता हूं मैं। ये जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिएक्शन हो रहा है, जिंक अलग, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग। तो जिंक ऑक्साइड का जिंक बन रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है भाई, और कार्बन में CO बन रहा है, प्लस ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। बढ़िया, ऑक्सीडाइज, मस्त। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? हाँ सर, ये तो बताया नहीं आपने। तो मैं अब बता देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ, मतलब इस पे अब डेफिनेशन वगैरह लिखाने का, मतलब मैं लिखा देता, बट आपको तो पता ही कि कितना बढ़िया चल रहा है ये, इसीलिए मैं लिखवा नहीं पाऊंगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो रिड्यूस्ड होता है, जिसका रिडक्शन होता है। जैसे इस एग्जांपल में रिडक्शन किसका हो रहा है? जिंक ऑक्साइड।
तो आप पूछोगे कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? एजेंट का काम होता है करवाने का, खुद नहीं होता। तो वो रिड्यूस हो रहा है, यानी ऑक्सीजन हटा रहा है ताकि सामने वाला ऑक्सीडाइज हो जाए। वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। कौन? कार्बन। सिंपल सी बात है। लेकिन जिंक ऑक्साइड जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसका रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। और कार्बन जो रिड्यूसिंग एजेंट है, उस खुद का ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन हो, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो होमवर्क में एक क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब वो ऊपर के उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। MnO2 है और 4HCl है। अब वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं MnCl2, H2O और Cl2, इसमें आपको चार चीजें बतानी है: रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन किसका हो रहा है और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। ठीक है, ये होमवर्क। बट अभी 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 वीडियो एंड नहीं हुई है, तो कोई जाना तो बिल्कुल भी मत, कोई जाना बिल्कुल भी मत, क्योंकि अगली जो चीज है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। वो ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। जल्दी, मैं खुद चाहता हूँ कि जल्दी हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से लैग मार रही है ना, मैं नहीं चाहता कि ये फालतू दो छोटे छोटे टॉपिक के लिए मुझे एक और वीडियो बना। ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ बीच में ले आता हूँ। ऑक्सीडेशन जो हमारे रोज की जिंदगी में दो चीज ही हमारे रोज की जिंदगी में हो रही होती है ऑक्सीडेशन की। ठीक है, एक को कहा जाता है कोरोजन और दूसरे को कहा जाता है रेंसिडिटी। चलो भाई, कलर चेंज करा जाए। ज्यादा बड़ी बन गई इसीलिए अब बहुत ज्यादा वीडियो भी हो गई, मतलब सबकी तो यही है, रेंसिडिटी और कोरोजन। ठीक है, कोरोजन। तो ये प्रोसेस किस में होता है? मेटल्स में होता है। जब मेटल्स, मेटेलिक सब्सटेंस या मेटल जो है, मॉइस्चर, भाई लिखा नहीं जा रहा, लिख नहीं पा रहा, मॉइस्चर, एसिड, तो देखो भाई जितना लिखा जा रहा है मैं लिख रहा हूँ। और इन सारी चीजों के कांटेक्ट में आता है ना, तो वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो वो ऑक्सीडाइज होने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, सॉरी, कोरोड हो जाता है, ऑक्सीडाइज कह रहा हूँ, कोरोड हो जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है कोरोड। कोरोड हो जाता है और उस प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन हो जाता है। तो वो वीक हो जाते हैं। तो ये जो वीक होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज होता है, जैसे कि कार बॉडीज वगैरह को डैमेज होता है, ब्रिज जो है डैमेज होता है, हमारे जो रेलवे ट्रैक्स है वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने इसके और एग्जांपल दिखाता हूँ। नेल जो है उसमें या फिर आयरन आर्टिकल्स में रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर आ जाता है, जिसको हम कह देते हैं रस्ट है। एक्चुअली में वो कोरोड होके उसमें रस्ट बन जाता है। या आपने देखा होगा, सिल्वर, सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग आ जाती है, सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग आ जाती है। ठीक है, ब्लैक कोटिंग आ जाती है, कॉपर पे ग्रीन कोटिंग आ जाती है। ये सारी तरीके, भाई बहुत गंदा चल रहा है, बहुत गंदा। बस किसी तरीके से मैं बस और 5 मिनट निकालना चाहता हूँ इसमें। जरा इसको फूक फूक मार के ठीक करता हूँ मैं। लैग कैसे कर सकता है यार ये, मतलब इतना बढ़िया हमारा सिस्टम है। ओके, फिर से लगाते हैं। अब नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत देर तक तो थोड़ी बहुत इसके जो तरीके हैं जिससे हम इसको बच सकते हैं, प्रिवेंटेशन। नहीं, अब भी हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा लिख पा रहे हैं। एक तो पेंटिंग करवा दो चीजों में, ऑयलिंग करवा दो, गैल्वेनाइजेशन करवा दो। ये ना टॉपिक थर्ड चैप्टर में, तो इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी किसी तरीके से इसको खत्म करते हैं। और एक अलॉइंग का, ठीक है, रेफर करता हूँ कि प्लीज इसको थर्ड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ लेना।
ये देखो लिख नहीं पा रहा, बट मैं नहीं चाहता कि एक नन्हे से टॉपिक के लिए मैं वो अलग से वीडियो बनाऊं। जब फैट और ऑयली सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होना शुरू हो, जैसे हमारे खाने की चीजें जो है फैट और ऑयल से बनती हैं, तली भुनी जाती है, तो क्या होता है कि ऑक्सीडाइज जो हो जाती है, तो उसको कहा जाता है रेंसिड हो जाती है। और उस प्रोसेस को कहा जाता है रेंसिडिटी। ठीक है। अब रेंसिडिटी से क्या होता है, टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है। देखो चिप्स वगैरह में देखा, टेस्ट और स्मेल, कहते हैं कि सिल गया है, टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है। ठीक है। और इसीलिए आप, ये तो मैंने बता दिया, उसके कैसे प्रिवेंशन की क्या यूज होते हैं वो बताता हूँ। पहले तो आप एंटीऑक्सीडेंट्स डालो, एंटीऑक्सीडेंट्स डालो। अरे भाई लिख जा, बस 2 मिनट और खत्म कर रहा हूँ किस्सा। एंटीऑक्सीडेंट्स डालो, ठीक है, जिसमें फूड और फैट और ऑयल की सब्सटेंस है उस पे। उसके अलावा एयर टाइट कंटेनर यूज करो कि सड़ा ढक्कन ही के अंदर हवा ना जाए। एयर टाइट कंटेनर्स यूज करो। ठीक है। उसके अलावा ये जो फूड पैकेजिंग वाले होते हैं, ये जो यूज करते हैं, फूड पैकेजिंग वाले, ये यूज क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस डालते हैं पैकेट में, है ना। ये जो आपको बहुत बड़ा बड़ा चिप्स का पैकेट मिलता है ना, वो भाई धोखा होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस डला होता है ताकि उसका टेस्ट खराब ना हो और वो खराब। बी एजुकेशन को भाई फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। इतनी मेहनत दिखाई है ना आपको भाई, कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट है जेई और नीट। ठीक है। और 9th 10th तो टॉप हो ही जाएंगे भाई। लैग पे लैग कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो चलो बच्चों, आज के लिए काफी था। अब जब हम मिलेंगे तो हम लेकर आएंगे आपके लिए मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 मैथ्स। तो मिलते हैं आप लोगों से मंडे को, क्योंकि कल तो आ रही है 9th की वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट बच्चों। इट्स टाइम टू 40।